अगर हम इस पूरे प्रकाशन तंत्र को, प्रणाली को समझना चाहें तो ये एक अपने आप में वृहद जर्नी है। जो भी किताबें होती है उनमें सब कुछ सही जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ जाए। मैं इस ऑफिस में आता हूँ कि भाई मेरी ये किताब है, छापनी है आपको, तो मैं कहाँ आऊँगा, किसके पास आऊँगा? आप आएंगे तो आपको विभाग तय करना होगा कि किस विभाग की, किस विषय की आपको पुस्तक बनानी है। मैं सर यूज़ नहीं करता व्हाट्सएप और इंस्टा कुछ भी। आपका इंस्टा अकाउंट नहीं है? नहीं फेसबुक वगैरह कुछ? नहीं। तो मैडम आप हैं सोशल मीडिया पे? नहीं सर, ओनली व्हाट्सएप। सिर्फ व्हाट्सएप, उसमें भी ऑफिस की वजह से रहना पड़ता है। बस ओनली व्हाट्सएप। आप लोग यहाँ पे हमेशा पढ़ाई में, तो थोड़ा आप लोग कैसे टाइम पर मूड चेंज करते हो? एक होता है कि जो कंटेंट हम लिख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्लास में कैसे पढ़ाया जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर एक तरह से ड्रामेटाइज भी करते हैं। एक एक कैंडिडेट अपने लेसन प्लान तैयार करता है, अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करता है, फिर हम सभी को एक रूम में बैठ के डिलीवर करता है कि इस तरह से मैं करना चाहता हूँ। हर एक ऑफिस में हर एक मैनेजर ऐसा ही जवाब देता है कि जो है वर्क वही अपने आप में एक फन है। सिस्टम तो नीट के अकॉर्डिंग है। आप खुद भी देखेंगे कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, हमारा सिस्टम भी धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होता ही जा रहा है, और सिस्टम को एडॉप्ट करना तो ये स्कूल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहती है। जितनी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्लीन टॉयलेट्स प्रोवाइड करे, उतने हम एज सिटीजन्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो हम जब वो टॉयलेट छोड़ के जाए तो हम ऐसे क्लीन छोड़ के जाए कि पीछे वाला भी यूज़ कर सके। कभी आंखें किताब में गुम हैं, कभी गुम है किताब आंखों में। अलवी साहब का ये शेर हम सबके दिलों में उतरता है क्योंकि ये जुड़ा है किताबों से। किताबें जो हम बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक हर दहलीज पे पढ़ते ही रहते हैं, मगर एक लेखक और एक प्रकाशक के बीच में भी बहुत सारी कड़ियां होती है जिनकी बदौलत किताब हमारे और आप तक पहुंचती है। मतलब प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचने से पहले किताब के कई और सफ़र होते हैं, कई और पड़ाव होते हैं, और आज हम एक पब्लिकेशन हाउस में हैं आपको उसी सफ़र से रूबरू कराने के लिए। और मेरे साथ में हैं डॉक्टर ऋषि, जो हमें किताब का सफ़रनामा बताएंगे कि राइटर के हाथों से निकलकर किताब कैसे प्रेस तक पहुंचती है और उसके बाद कैसे आप तक पहुंचती है। डॉक्टर ऋषि नमस्कार। नमस्कार। हमें तो ये पता है कि किताब लिख दिया किसी ने और उसके बाद किसी ने छाप दिया और फिर हमने दुकान से खरीद ली जी। तो कैसे शुरू होता है किताब का सफर? मान लीजिए मैं राइटर हूँ और मुझे किताब लिखनी है, तो मुझे क्या करना होगा फिर? आपका जो प्रश्न है, और मुझे लगता है आम जनमानस में और सामान्य व्यक्ति के अंदर जो समझ है वो यही है। लेकिन इस समझ के अतिरिक्त अगर हम इस परिवेश, इस पूरे प्रकाशन तंत्र को, प्रणाली को समझना चाहें तो ये एक अपने आप में वृहद जर्नी है। एक बहुत लंबी यात्रा है जो लेखक की लेखनी से निकलकर प्रकाशन की परिधि तक जाता है। अब प्रकाशन के पहले कई पड़ाव हैं, उनमें से प्रमुख पड़ाव है एक योग्य, प्रशिक्षित और जो चर्चित हो ऐसे किसी व्यक्ति को चुनना, ऐसे किसी लेखक को चुनना। क्योंकि हम काम करते हैं स्कूली शिक्षा में, तो स्कूली शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहता है ऐसा शिक्षक चुनना जो लेखन को भी अच्छे तरीके से समझे, कक्षा पठन के अवसरों को भी अच्छा तरीके से समझे, और ओवरऑल किस तरीके से कक्षा में पढ़ाया जाना है इस विषय को बहुत गहराई से समझता हो। क्योंकि हम स्कूल प्रकाशन से जुड़े हैं और हमारी पुस्तकें सभी स्कूली कक्षाओं को केंद्र में रखकर ही डिज़ाइन की जाती हैं, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, विभिन्न शिक्षा बोर्डों के लिए देश भर में। तो पहला हमारा जो उद्देश्य रहता है एक श्रेष्ठ लेखक का चुनाव करना। उसमें भी एक लंबी प्रक्रिया है। हम एक सुझावित पाठ प्रवाह उनके साथ साझा करते हैं, जो कि अन्य प्रकाशकों के साथ एक कंपटीशन हम तैयार करते हैं कि हमें किस तरीके की विषय वस्तु अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से चाहिए या फिर अपने प्रकाशन के लिए चाहिए, तो हम उसके साथ साझा करते हैं। उसके बाद उनसे प्राप्त जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं उनको हम बाकायदा जांच करते हैं कि क्या वो उस उस स्तर पर वो पूरी तरीके से खरी उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं, पाठक को किस तरीके से उससे लाभ होगा, शिक्षकों के लिए किस तरीके से वो बहुआयामी तो होंगी ही चाहें, और साथ ही उसके लिए सहायता और मददगार भी उपलब्ध कराएं। तो उस क्रम में हम उसको वेट करते हैं। जब वो वेट हो जाती हैं तब उस पर हम किसी एक लेखक को पूरा दायित्व देते हैं, जिसका एक रॉयल्टी प्रकरण होता है। हम उसके साथ अनुबंध करते हैं। प्रॉपर अनुबंध करने के बाद वो हमें एक समय सीमा, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उस कक्षा की मैन्युस्क्रिप्ट हमें उपलब्ध कराता है। उस कक्षा की मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध कराने के बाद हमारे एडिटोरियल विभाग में आती हैं, संपादन मंडल। मैं वही कह रहा था आपसे कि
किताब ने आपने एक एक चल के हम चलते बताएं कि भाई पहले सबसे पहले मैं लेखक हूँ, मैं इस ऑफिस में आता हूँ कि भाई मेरी ये किताब है, छापनी है आपको, तो मैं कहाँ आऊँगा, किसके पास आऊँगा, और आप या मैं सीधे आपके पास आ जाऊँ? सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप संस्था से जुड़ें, और संस्था से सीधे तौर पर जुड़ा जा सकता है, मेल के माध्यम से जुड़ा सकता है, आप आ भी सकते हैं सीधे मिलने। मैं आऊँगा तो किसके पास आऊँगा? आप आएंगे तो आपको विभाग तय करना होगा कि किस विभाग की किस विषय की आपको पुस्तक बनानी है। आपको अगर हिंदी भाषा की पुस्तकें बनानी है तो आप मेरे पास आएंगे। इसी तरीके से विभाग यहाँ पर विभाजित हैं। गणित का विभाग है तो गणित के प्रमुख के पास जाएंगे, साइंस का विभाग है हमें जरा दिखाएंगे, घुमाएंगे? ये आइए, ये आपका हिंदी विभाग है? ये हमारा हिंदी विभाग है। मैं यहाँ बैठता हूँ, ये मेरी टीम है पूरी। हाँ। आपके ये लोग क्या करते हैं? ये एडिटिंग और डीटीपी का वर्क करते हैं बेसिकली। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से वो एडिटिंग और डीटीपी का वर्क। तो आप एक बार डिपार्टमेंट मुझे दिखाएं, फिर मैं। ये हमारा सोशल साइंस डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये सोशल साइंस डिपार्टमेंट की प्रमुख है हमारी। अच्छा, सोशल साइंस हमेशा से मुझे जो है ना बड़ा आकर्षित करता था, बड़ा कलरफुल रहा, और ये डिपार्टमेंट भी बड़ा कलरफुल लग रहा है मुझे जो है। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? दीपावली। अच्छा, आप क्या देखती हैं यहाँ पे, क्या काम करती सोशल साइंस, ईवीएस और जनरल नॉलेज। हैं? उसमें आपकी क्या भूमिका है? जो भी किताबें होती है उनमें सब कुछ सही जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ जाए, तो उसका दायित्व मेरा है। कितने सालों से हैं? यहाँ पे 4 साल, थर्ड ईयर। तो किताबें पढ़ना भी अच्छा लगता था आपको? एसएसटी ही पढ़ती हैं या और भी कुछ किताबें पढ़ते हैं? कुछ पढ़ते हैं एडिट एसएसटी करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। अच्छा, यहीं दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, मैं बंगाल से हूँ बट दिल्ली में ही पढ़ाई सब कुछ दिल्ली में ही हुआ है। वोटर भी हैं दिल्ली की? हाँ जी, बिल्कुल, वोट डालने जाना है? एब्सोल्युटली, इट इज़ आवर डेमोक्रेटिक राइट। तो जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो एजुकेशन हमेशा दिल्ली में एक बहुत हाईलाइट किया जाता है, पक्ष द्वारा भी और विपक्ष द्वारा भी। तो और आप चूंकि एजुकेशन लाइन से ही जुड़े हो, तो आप किस नज़रिए से देखते हो दिल्ली के एजुकेशन को? कुछ समस्याएं हैं या सब कुछ बढ़िया चंगा? सी, दिल्ली की एजुकेशन एज सच बेसिकली गवर्नमेंट दिल्ली स्कूल्स जो भी है, स्कूल्स में बहुत अच्छा एजुकेशन चल रहा है। हैप्पीनेस करिकुलम जो सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो बच्चों के लिए बहुत नई तरह से दे आर लर्निंग। सो आई थिंक एजुकेशन इज़ फाइन, जस्ट दैट बच्चे बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब एंड एवरीथिंग थोड़ा आजकल डाइग्रेस्ड है, दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज़। उसका थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा एज पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ। Otherwise, education as per the syllabus and everything is fine. Curriculum is also fine. Especially if I would say दिल्ली की जो गवर्नमेंट की happiness curriculum है, जो भी बहुत ही interesting and important है। अच्छा, मैं मैडम से बात कर रहा था, मुझे सामने की स्क्रीन पे कोई बड़ा दिलचस्प सा चलता हुआ दिखा है। डिजिटल थिंग, हमारी बुक्स के साथ ही डिजिटल। मैडम, बहुत कुछ अच्छा सा दिख रहा था, चलते हुए दिखाएंगे एक बार? क्या कर रही हैं ये भी बताइएगा। जी, ये हमारी किताब है, उसका डिजिटल विजुअलाइजेशन है। ये कैसे करते हो आप लोग, क्या है? हमारी जो किताब है वेज ऑफ द वर्ल्ड, उसका हम कोई चैप्टर लेते हैं और उस पर हम एनिमेशंस बनाते हैं जो स्कूल में हम दिखाते हैं फॉर डेमो, और फिर ये स्कूल्स में भी जाता है किताबों के साथ। स्मार्ट एजुकेशन। जी हाँ। बिल्कुल। मतलब दिस इज़ फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के ही ऐसे स्कूल पे, क्योंकि विजुअल ऑडियो विजुअल से बच्चों को सीखने को ज़्यादा इजी होता है एंड कॉन्सेप्ट्स बेटर वे में उनके पास समझ। हम पेरेंट्स जो हैं हमेशा एक कंफ्यूज होते हैं एक बात पे, जैसे आपने भी अभी कहा बच्चे यूट्यूब से बिगड़ रहे हैं, वीडियो से बिगड़ रहे हैं, फिर हम ऑडियो वीडियो खुद ही दिखाते हैं। बट उसमें से अच्छा चीज़ देखना चाहिए ना। ऑडियो वीडियो इस वैसे भी आपको पता है कि म्यूज़िक, डांस, ऑल दिस सबसे बच्चों की मतलब अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होती है ज़्यादा। तो उसमें ऑडियो, यूट्यूब में गेम्स इज़ नॉट गुड, बाकी यूट्यूब में सीखने लायक भी बहुत कुछ है, ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म। हमारा जो है एक नियंत्रित, एक कहें यूट्यूब तो एक ओपन बाज़ार है, वहाँ पर जो आप क्लिक करेंगे, जो ढूंढना चाहेंगे वो खोल के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम जो इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं वो हमारे टीचर्स के लिए ही है, हमारे बच्चे के लिए ही है। उसके अतिरिक्त उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसमें जो सामग्री है वो हमारे द्वारा चयनित, हमारे द्वारा प्रस्तावित और हमारे द्वारा ही केंद्रित की हुई है। तो उस पर पूरा नियंत्रण हमारा है। बच्चा उसका दुर्लाभ बच्चा सीखेगा, है ना। सो जो हम बोलना चाहते हैं वही बच्चा सीखेगा। तो उसमें आप कहाँ रहती हैं मैम? यहाँ मैं मयूर विहार में रहती हूँ, मयूर विहार कौन सा? फेज़ 1। फेज 1। आना जाना कैसे होता है? मैं ऑटो, रैपिडो, मेट्रो, जैसे भी कन्वीनियंट। नॉर्मली क्या टाइमिंग क्या होती है ऑफिस की? और टाइमिंग तो फ्लेक्सिबल होती है, बट 9:30 to 6 या 9 to 5:30।
अच्छा, ये इतना मैंने इसलिए पूछताछ किया कि जब आप घर से ऑफिस आती हैं, ऑफिस से घर तक जाती हैं एज अ महिला, कैसा इन्वायरमेंट लग रहता है? ऑटो आसानी से मिल जाता है, सेफ फील होता है, रैपिडो में सेफ फील होता है, लगता है कि हाँ निकल सकते हैं कभी भी? हाँ, ऑफ़िस एनवायरनमेंट तो ऑब्वियसली सेफ़ होता ही है, बट हमारा जो शिफ्ट होता है मोस्टली बहुत रात का नहीं होता, तो कंपनी इस बात का ख़्याल रखती है कि लेडीज़ को बहुत देर तक नहीं रुकाया जाए, तो आना-जाना काफ़ी सेफ़ रहता है। और बाकी आजकल ऐप्स इतने आए हैं कि आप आपकी लाइव ट्रैकिंग वगैरह सब शेयर कर सकते हो आपके क्लोज़ रिलेटिव से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, एक समस्या चूँकि दो मुझे महिलाएं दिख गई तो मुझे लगा कि एक सवाल इनसे पूछ लेना चाहिए। दिल्ली को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि यहाँ पे महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट जगह-जगह अवेलेबल नहीं होते हैं और महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। तो आपने ऐसी समस्याएं फ़ील की और लगा है कि इसमें कुछ सुधार हुआ है या स्थिति वैसी ही है? अ, मैं दोनों की राय पूछ सुधार तो देखा है ही, बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एक सिविक सेंस होता है। जितनी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्लीन टॉयलेट्स प्रोवाइड करे, उतने हम एज सिटीजन्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो हम जब वो टॉयलेट छोड़ के जाए तो हम ऐसे क्लीन छोड़ के जाए कि पीछे वाला भी यूज़ कर सके। तो ये जितनी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी हमारी भी रहती है कि हम टॉयलेट्स सही रखें। और आप लोग तो सिविक सेंस अपने किताबों में भी डाल के बता ही रहे हो कुछ, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल जो कि हमारी मतलब एज फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो तो हम बता ही रहे हैं। तो चलिए हम आपके पास वापस आते हैं, थोड़ा सा और ऑफिस को घूम लेते हैं कि और ऋषि जी हमें और डिपार्टमेंट दिखाते हैं। आपको मैंने अभी परिचय कराया ह्यूमैनिटीज़ से हमारे। आइए मैं आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस प्लस कंप्यूटर साइंस भी। अच्छा, ये एक ऐसा विषय रहा जहाँ मेरी हालत हमेशा से खराब रही है। नमस्कार सर, क्या हालत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल जैन। जी विपुल जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, आप कैसे क्या करते हैं? मैं मैथ साइंस और कंप्यूटर साइंस की बुक्स पे काम करता हूँ फॉर ग्रेड्स जो प्री प्राइमरी टू ग्रेड 8th। और बच्चों को कैसे मैथ्स को अच्छे से अच्छे तरीके से इजी तरीके से सिखाया जा सके, किस पेडागोजी से, मेथोडोलॉजी से, मैनिपुलेटिव्स के साथ, वो सब हम प्रयास करते हैं अपनी किताबों में डालने का। और बहुत अच्छे से कोशिश जारी है कि अच्छे से बच्चों के पास करिकुलम कंटेंट पहुँचे। अच्छा, बहुत सीरियस बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरे जैसे औसत बच्चे मैथ से बड़ा घबराते थे, तो कैसे किताबों के जरिए आप कैसे, एक तो किताब तक लाना बड़ा मुश्किल और दूसरा किताबों के जरिए समझाना बहुत चुनौती भरा काम है। तो क्या कुछ इसकी कोई निंजा टेक्निक है कि कैसे बच्चे पढ़ने लगे, किताब मैथ इंटरेस्ट लेने लगे? मैथ्स एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, राइट? मतलब नंबर्स का सारा खेल है उसमें, लेकिन मैथ्स को हम अपनी रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। आप कोई भी सुबह से लेकर रात तक कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हर जगह मैथ्स अप्लाई होता है, ठीक है? अब उस मैथ्स को अगर आप रियल लाइफ रिलेट करके बच्चे को समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो उसको बहुत अच्छे से और इजी समझ में आता है। लेकिन अगर मैंने उसे बोला कि बस 5 और 5 प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या ये कर दो, और ग्रेजुअली मैं नंबरों को बढ़ा के लेके चला गया और उससे कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो उसी तरह से कैलकुलेट कर करके दिखाएगा मुझे, तो कहीं ना कहीं वो उनको अपनी लाइफ में जो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको मिस कर जाता है। और फिर उसके वो क्वेश्चंस जो सॉल्व करने होते हैं वो बर्डन लगने लगते हैं। फिर प्रॉब्लम मेन कहाँ आती है, जो जनरली ग्रेड 2, 3, 4, 5 में स्टार्ट होती है बच्चों के साथ, वर्ड प्रॉब्लम को समझना, जिसे हम स्टेटमेंट सम्स भी बोलते हैं। तो उसको बच्चा पहले समझे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने पहुँचे, वहाँ पे बच्चे का स्ट्रगल शुरू होता है। जनरली जहाँ पर आप जैसे बच्चे फील करने लगते हैं कि मैथ्स मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि आप वो प्रॉब्लम नहीं समझ अभी पाते। ये था कि हम लोग दो एडिटर्स को एक साथ बैठा के देखें कि भाई दोनों, एक हिंदी और एक गणित, और कुछ के हिंदी में डिब्बे गोल होते हैं, कुछ के गणित में, मतलब मेरे जैसे तो लोगों के तो गणित में ही होते थे। हाँ, तो अब बताइए। अगर मैं गणित को हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उसको बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? जब बच्चा उस प्रॉब्लम को समझ लेगा, चाहे वो हिंदी में लिखा है चाहे इंग्लिश में लिखा है, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है।
हमारा जो एक सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम अभी बना हुआ है, वहाँ पर हम इस चीज़ पे फोकस बहुत कम कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर। वी आर मेजरली फोकसिंग कि बस हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, बच्चे के पास सॉल्यूशन चला जाए, काम ख़त्म हो जाता है। बच्चा प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करे, ये हम फोकस कम करते हैं। तो इस चीज़ को इम्प्रोवाइज करने के लिए हम अपनी किताबों में इस तरह के एग्जाम्पल्स या इस तरह के चैप्टर ओपनर्स या टॉपिक ओपनर्स डाल रहे हैं कि बच्चा सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम को समझे कि इस सिचुएशन में किस तरह के ऑपरेशन को अप्लाई करना है और उन ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं, और इसको और ओवरकम करने के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स में टॉपिक्स हैं, तो हमने किताब में हमने मैनिपुलेटिव्स डाले हैं। मैनिपुलेटिव्स लाइक जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैंने बोला मैथ्स एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, उसको रिलेट करने के लिए कि बच्चा किस तरह से रिलेट करेगा, किन चीज़ों से रिलेट कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम अपनी किताबों में भी दे रहे हैं साथ में। मैथ देखने वाली टीम है पूरी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग मतलब जो है मतलब आप लोग जो है कैसे मतलब हमेशा मैथ में डूबे रहते हो, तो मतलब कैसे कुछ होता है कि मूड तो चेंज करना जरूरी होता है ना, कभी कभी ऑफिस में होता है मौका होता है? एक्चुअली मैथ्स एक सब्जेक्ट है ही नहीं। हम्म, आपको लगता है वो टफ है, मुझे लगता है वो मैथ सब्जेक्ट नहीं है, टफ है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैथ्स को बिना पढ़े भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है। हिंदी में आप बिना पढ़े एग्ज़ाम नहीं दे के आ पाएंगे, अगर आपको आंसर्स नहीं याद होंगे, क्वेश्चन आंसर्स नहीं याद होंगे, एक बार को आप अपठित अगर आपको गद्यांश पाठ कर नहीं लेंगे, पता है, आप कि पाठ की व्याकरण कर कहानी क्या लेंगे। है, क्या उसका पद्य है, क्या उसका गद्य है, वो अगर हम नहीं पता है तो हिंदी को पढ़ना थोड़ा आसान नहीं है, बल्कि समझा जाता है कि हिंदी आसान है। और मैं तो कहूँगा कि मूल रूप से किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, उसके लिए भाषा बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी। मेरा सवाल ये था कि आप लोग यहाँ पे हमेशा पढ़ाई 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 में, तो थोड़ा आप लोग कैसे टाइम मूड चेंज करते हो? हमारा तो क्योंकि हम पढ़ने लिखने से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हमारा तो जब गतिविधियां निर्माण करते हैं तो हमारी गतिविधि अंदर अपने चल रही होती है एक, तो वो एक हमारी रिफ्रेशमेंट होती है जब हम पुष्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी तरीके से हम लोग, क्योंकि ये इन लोग से भी पूछना पड़ेगा। यहाँ पे फन करने का तरीका ही वही है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि जब काम है, कंटेंट लिखना है, तब अलग बात है। एक होता है कि जो कंटेंट हम लिख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्लास में कैसे पढ़ाया जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर एक तरह से ड्रामेटाइज भी करते हैं। एक एक कैंडिडेट अपने लेसन प्लान तैयार करता है, अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करता है, फिर हम सभी को एक रूम में बैठ के डिलीवर करता है कि इस तरह से मैं करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि टीचर इस तरह से उसको डिलीवर करे। फिर हम एक दूसरे को आपस में करेक्ट भी करते हैं और सजेशन देते हैं, सो दैट एक इम्प्रोवाइज्ड मेथोडोलॉजी जनरेट हो, सबकी माइंडसेट डेवलप हो और उस हिसाब से कंटेंट पे आगे से आगे काम किया जा सके। चलिए, अदरवाइज और भी फन एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, हम लोग आपस में चर्चाएं करते हैं, दूसरे विषयों पे भी बातें करते हैं, केवल मैथ साइंस की बातें नहीं होती हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ों की बातें करते हैं। हर एक ऑफिस में हर एक मैनेजर ऐसा ही जवाब देता है कि जो है वर्क वही अपने आप में एक फन है, लेकिन थोड़ा टीम से भी पूछ लेते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका सर? अनुज पुरी। एडिटर साहब ने कहा कि फन भी मैथ से कर लेते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल होता है करते ऐसा हैं, सही में? होता है, मतलब उनको भूल जाइए, थोड़ा सा समझ ले नहीं। अब आप बताइए। बिल्कुल होता है। जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे रहते हैं या ऑनलाइन रहते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलता है कि जो मैथ से रिलेटेड होता है या साइंस से रिलेटेड होता है, या आपकी करंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है वो रहती है। तो होता क्या है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को लेकर के, फिर कौन सी चीज़ नहीं ला सकते हैं उस पर बात करते हैं, तो इस तरह से हम इंजॉय करते हैं चीज़ों को। कहाँ रहते हैं सर? हम मोती नगर, बच्चे एक है किस क्लास में? क्लास 1 में। अच्छा, तो अभी तो मैथ के लिए मतलब बहुत शुरुआत है, पर जो एजुकेशन उस लेवल के बच्चों के हैं, आपका बेटा हो या और उसके आपके मोहल्ले में के और बच्चे जो हैं, आपको लगता है सिस्टम सही चल रहा है, सब कुछ चंगा है? देखिए, सिस्टम तो नीट के अकॉर्डिंग है। आप खुद भी देखेंगे कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, हमारा सिस्टम भी धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होता ही जा रहा है, और सिस्टम को अडॉप्ट करना तो ये स्कूल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहती है कि वो अडॉप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे अभी हमारा NCF आया, तो हो सकता है कुछ स्कूल उसको अडॉप्ट करें, कुछ ना भी करें। तो ये एक दिन में सोचिए कि अगर वो चेंज हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सोचते हैं ना कि आज इन बच्चों के लिए हमने ये तैयार किया, वो बच्चे क्या होते हैं, हमसे 10 साल आगे पहले ही पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस बदल चुका होता है।
तो जो सिस्टम है वो भी धीरे धीरे ही उसके साथ चलता है। अच्छा, चलिए आपके पास वापस आते हैं ऋषि जी, तब तक हमें और ऑफिस घुमा दें और ये बता दें कि किस हिस्से में क्या होता है। किस हिस्से में क्या होता है, हर हिस्से की अपनी अलग कहानी है। अब मैं कहूँ कि गणित की, तो हिस्से की कहानी यहीं घटित हो रही है, यहीं डीटीपी है इनकी और यहीं इनके संपादक हैं। हर विषय की जो टीम है वो उसके सामने ही है, तो उसके संपादक और उसकी डीटीपी टीम उनके पास ही है, जहाँ अंतिम प्रोडक्ट तैयार होता है। ये एडिटोरियल ये एडिटोरियल पूरा विभाग हो गया। इसके अलावा और इसके कितने विभाग अलावा होते जो हैं? विभाग है वो यहाँ पर हमारा है, ये है आफ्टर प्रिंट, पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट। तो जो भी हमारी प्रिंटेड रेडी फाइल्स हो जाती हैं, जो भी पुस्तकें हम तैयार कर लेते हैं, वो पुस्तकें तैयार होने के बाद पीडीएफ फॉर्म में इनके पास जाती हैं। ये सब देख रहे हैं, क्या देख रहे ये इस समय मैन्युस्क्रिप्ट देख रहे हैं। हैं? हेलो सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित मंगल है। अमित, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? जी, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ और यहाँ पे मैं लेसन प्लान्स बना रहा हूँ। लेसन थोड़ा समझाएंगे? लेसन प्लान जो हमारी बुक्स हैं, वो ये लेसन प्लान्स मेनली फॉर टीचर्स होते हैं कि वो उस लेसन को किस तरह से पढ़ा पाएँ, उस लेसन से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, बच्चे की कौन सी जो आपके क्रिएटिविटी स्किल्स होती हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं, उनकी रीडिंग स्किल्स होती है, उस एक चैप्टर को किस तरह से इंटरैक्टिव बना पाएँ ताकि बच्चे का और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट बन पाए। सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज ही नहीं, जैसे कि आंसर राइटिंग, सिर्फ वही नहीं, और भी इमेजिनेशन उसकी और एनहांस कर सकें, उसके लिए हम लेसन प्लान्स बनाते हैं ताकि एक लेसन को मतलब कितना क्रिएटिविटीली एक टीचर उसको स्टूडेंट के तरफ बता पाए। ओके, तो ऋषि जी, एक लेखक आपके पास आया, आपने उसका मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी, उसके हिसाब से उसको असाइन किया, कमीशन किया, और फिर उसने एक किताब लिख के दी, आपकी टीम ने उसको एडिट किया और उस पर जो चित्र, जो भी पुस्तक केवल लेख मतलब रिटर्न नहीं होती है, पुस्तक अपने आप में एक चलता फिरता संसार है। और पुस्तक के जब दर्शन बच्चा करता है तो उसको पूरा एक जीवन उसमें दिखना चाहिए, उसके परिवेश से जुड़े चित्र उसमें दिखाई देने चाहिए। तो जिस तरीके की कहानियाँ, कविताएं हम अपनी पुस्तकों में संग्रहित करते हैं, उस पर आधारित चित्रों का निर्माण होता है। चित्रों का निर्माण होने के बाद उसकी लेआउटिंग, डिज़ाइनिंग होती है। तो पूरी लेआउटिंग, डिज़ाइनिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो डीटीपी टीम करती है। हर विभाग की अपनी डीटीपी टीम उसकी पुस्तक को तैयार करने का काम करती है। दिखाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल, आइए। हम यहाँ वापस लौटेंगे, और भी डिपार्टमेंट हैं, लेकिन जब देखें कि वो तस्वीरें हैं, जैसे आपने दो बैलों की जोड़ी की कहानी पढ़ी होगी, ईदगाह पढ़ी होगी प्रेमचंद की, तो पूरा ईदगाह में कई स्केचेस के जरिए बताया जाता था कि कैसे वो बच्चा मेले में जाता है और क्या। तो आइए आज वो देखते हैं कि वो तस्वीर बनती कहाँ से है, कैसे सेलेक्ट होती है कि किस कहानी के साथ कौन सी तस्वीर जाएगी। जी। पहला चरण जो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये मैन्युस्क्रिप्ट है। अच्छा, ठीक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट आ गई, ये अपना हमारे एडिटर हैं जी नमस्कार। ये अपना काम एडिटिंग का। हाँ तो शशि जी, किताब आ गई आपके पास, मैन्युस्क्रिप्ट आ गई, अब उस पर क्या तस्वीर चिपकानी है, क्योंकि तस्वीर काफी कुछ समझा देती है, तो वो कैसे फिर? तो तस्वीर दरअसल पाठ्य पुस्तकों में काम क्या होता है कि कहानी आ गई, पाठ्य पुस्तक का एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे पाठों का चुनाव हो गया। अच्छा, क्या है इसको? ये पाठ है, हाँ? ये पाठ हम लेंगे अपनी किताब में। अच्छा। ठीक है, अब इनके लिए कहानियाँ जो भी आई, अब इसके लिए दूसरा काम क्या है कि सेट हो जाए ये किताब ठीक से। सेट करते हैं हमारे बैठे हुए डिजाइनिंग। अच्छा। अब उसके बाद उसमें एक जगह बनाते हैं कि यहाँ पे पिक्चर लगेगी। अब पिक्चर का ब्रीफ हम खुद बनाते हैं। अच्छा। कि यहाँ पे क्योंकि इलस्ट्रेशन होता है, वो ऐसा पिक्चर नहीं है कि पानी गिर रहा है, पेड़ है और अपना कोई भी नेचुरल ऐसे खींच ली फोटो। हम बनाते हैं जो इलस्ट्रेटर बनाते हैं कहानी को, हाँ उस कहानी के हाँ उसका कैरेक्टर, फिर छोटा बच्चा है तो कार्टूनिस्ट होता है, बड़ा बच्चा है तो थोड़ा सेमी रियलिस्टिक होता है, इस तरह से ग्रेडेड कैरेक्टर में फिर उसका फेस एक्सप्रेशन ये सारा ब्रीफ करके हम देते हैं कि इस तरह से कहानी, ताकि उसमें चित्र के माध्यम से भी बच्चा समझ सके। कुछ बच्चा क्या होता है कि सिर्फ पढ़ के बहुत अच्छे समझ लेता है, एक बच्चा होता है जो चित्र के माध्यम से ज़्यादा समझ सकता है। तो चित्रों का भी संतुलन उसी तरह से अनिवार्य है ना, क्योंकि आप समझते हैं कि क्लास में हर तरह का बच्चा है। एक बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, एक बच्चा बहुत अच्छा लिख सकता है, एक बच्चा बहुत अच्छे चित्र बना सकता है। तो एक बुक में वो सारे फ्लेवर होने चाहिए, तो उन फ्लेवर का हम ध्यान रखते हैं। और वो उसके एज अप्रोप्रिएट वो कंटेंट है कि नहीं है, वो कहानी कक्षा 2 में अगर जा रही है तो उसके अनुकूल है कि नहीं है, कक्षा 6 का बच्चा है तो उसके अनुकूल है कि नहीं है। और प्लस वहां से उन्होंने जितनी जगह दे दी कि भैया इतनी जगह में ही बनाना है तस्वीर, तो उसके हिसाब से ही वो अधिकार एडिटर के पास रहता है। हम उनको समय समय बताते रहते हैं कि ये जगह ले लीजिए, इतनी जगह ले लीजिए, और जब तक प्रिंट होती है तब तक हमारे पास 2-3 राउंड चलते हैं। चलती किसकी, आपकी चलती है उनकी चलती है? आइए ना, उनके साथ ही चलते हैं, उनके पास ही आते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णेंदु कुमार है। पूर्णेंदु जी, कैसे आप दोनों के बीच में कैसे मानवाली होती है कि भाई इतना है क्या है?
अब जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स आपने देख ली वहाँ पर, हाँ। ये उन्होंने पाठों का चयन कर लिया, मैन्युस्क्रिप्ट्स आ गई, एडिटिंग कर ली। एडिटिंग करने के बाद जो पाठ है वो इनके पास आता है, ये डीटीपी है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। हनीजा दिखाइए इनके पास जो है क्या कर रहे हैं। तो किस तरीके से पाठ प्रवाह को एक निश्चित परिधि में लेकर, एक पाठ प्रवाह को एक लेआउट में डालकर, किस तरीके से अनुक्रम रहेगा, क्या पाठों की सीमा रहेगी, का कौन कौन से पाठ रहेंगे, कौन कौन सी विधाएं रहेंगी, फिर पाठों का जो शुरुआत है वो किस तरीके से रहेगी, फिर आगे कौन सी आर्ट कहाँ अप्रोप्रिएट आर्ट किस तरीके की चाहिए, चित्रों का विवरण रखना, पूरे पाठ को एक प्रवाह रूप में प्रस्तुत करना, ये हमारी डीटीपी का काम है। तो इस तरीके से पूरा पाठ प्रवाह तैयार हो रहा है। देखिए, तो इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन होता है ऋषि जी की तरफ से, या आप तय करते हो कि आप दोनों आपस में बैठ जाते हो कि भाई यहाँ इतना टेक्स्ट इतना फोटो? नहीं, ये सभी का रहता है, ऋषि सर का भी रहता है, इनका भी रहता है। क्या जाना है नहीं जाना है ये मुझे बताया जाता है। जैसे ये इसका हेडिंग है तो ये मुझे बताया जाएगा इसको ऐसे रखना है, तो उसके बाद से मैं काम करूँगा उसके ऊपर। ये पाठ होता है, पाठ की एक अभ्यास तैयार होती है। अभ्यास में एक विविध चरण होते हैं बच्चे के लिए संज्ञानात्मक स्तर पर, क्योंकि बच्चा अपने संज्ञानात्मक स्तर पर सीखता है। उसका प्रारंभिक चरण है ज्ञान और अंतिम चरण है विश्लेषण। तो जो वो चरण है, उन चरणों को किस तरीके से हम छू सकते हैं अभ्यास के माध्यम से, तो उसी तरीके से अभ्यास तैयार किया जाता है। उस अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न निर्माण किए जाते हैं, गतिविधियाँ निर्माण की जाती हैं, तो उनको पूरा कैसे आपको डालना है एक पाठ में, वो यहाँ पर करा जा रहा है काम। यहाँ पे जैसे आपने पूरा ये प्रश्नोत्तर है, तो ये आप तस्वीरें फिर आप बताते हैं उनको कि यहाँ पे ऐसे बन रही हैं तस्वीरें, जैसे जैसे बनती जाएंगी। जैसे ये पहले पेज को आप देखिए, ये हमने तस्वीरें यहाँ पर सेट करी, इसी तरीके से तस्वीरें और बनती आएंगी। जिस तरीके से हमारे कलाकार काम कर रहे हैं, जो भी चित्रकार हैं, वो आगे की हमें तस्वीरें देते रहेंगे और उनको हम। तो यहाँ पे स्पेस तय हो गया, यहाँ तस्वीरें आती हैं, फिर आपका हाँ ये तय हो गया स्पेस। ये इसके बाद अच्छा ये स्पेस तय है, ये खाली जगह है, ये ब्रीफ है आर्ट का कि क्या बनना है यहाँ पर। आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ये आर्ट का ब्रीफ है। ये क्या बनना है, ये जाएगा हमारा पेंसिलर जो है उसके पास जाएगा, वो इसके हिसाब से पौधे, दीपक, अंधकार का इस तरीके का कुछ एक दृश्य प्रकृति का, क्योंकि ये कविता प्रकृति पर आधारित है, तो इस तरीके का ही एक ब्रीफ हमने यहाँ पर उपलब्ध करा दिया। अच्छा। और जो चित्रांकन करने वाला है वो इसी आधार पर चित्र का निर्णय करेगा, निर्माण करेगा। और यहाँ पर और स्टाइल भी तय होता है उसमें, क्योंकि हमारी हर पुस्तक में आपको पृथक स्टाइल मिलेगा। तो आर्ट का भी कलेवर हम रखते हैं कि किस पुस्तक में किस तरीके का आर्ट जाएगा, किस तरीके की कलरिंग स्टाइल जाएगी, और किस तरीके से उसका पूरा जो आवरण है, किस तरीके के उसके अंदर जो पाठ सज्जा है, तो पाठ सज्जा करना इनका काम। तो आपने राइटर को असाइन किया, राइटर ने लिख के दे दिया, कमीशन कर दिया। मैन्युस्क्रिप्ट देने के बाद जो भी चयन हुआ, जिन लोगों का भी चयन हुआ, उनकी अनुमति ली जाती है, क्योंकि हम ऐसे ही किसी का राइट अप नहीं ले सकते कॉपीराइट एक्ट के तहत। तो उनका परमिशन ली जाती है। उन परमिशन लेने के बाद उसको एडिटिंग टीम हमारी पूरा उसको संपादित करती है, संवर्धित करती है अपने लिहाज से, और संवर्धित करने के बाद उसको ऑथर को भेजा जाता है। ऑथर उसको अगर प्रसन्न रहता है उससे, तो हामी भर देता है, और फिर उसका अगला चरण ये हो जाता है शुरुआत। यहाँ पर तय हो गया, डिजाइनिंग बन गई, आपने तस्वीरें लगवा दी इसके ऊपर। बीच में कड़ी आती है स्पेलिंग और प्रूफ रीडिंग की, हाँ वो कौन करता है? वो यहाँ पे आने के पहले हो चुकी होती है, यहाँ पर आने के पहले एक राउंड हो चुकी होती है। इसके बाद बात है, जब हम पूरा आर्ट लग जाएगा, पूरा ये तरीके से तैयार हो जाएगी फाइल, इसके बाद दोबारा एडिटर के पास जाएगी। एडिटर उस पर दोबारा अपना काम करेगा, प्रूफ रीडर अपने आप दोबारा काम करेगा, फिर ऑथर के पास जाएगी रिव्यू के लिए। ऑथर से रिव्यू होने के बाद एक जब फाइनल प्रिंट होती है, उससे पहले एक बार और पढ़ी जाएगी पुस्तक में। पुनः संपादन की आवश्यकता महसूस होती है, संवर्धन की आवश्यकता महसूस कई बार होने लगती है कि कोई गतिविधि उचित नहीं बनी है, उसको बदल दिया जाए, कोई पाठ उचित नहीं रहा, उसको बदल दिया जाए। तो इस तरीके के फाइनल पड़ाव तक जाते जाते 3 बार पुस्तक को हम संशोधन के क्रम से ले जाते हैं। मैं प्रूफ रीडिंग के बाद चाहूंगा कि कौन करते हैं, आप उनसे मिलवाएं। अच्छा आप ही। और मैं ये जानना था, नॉर्मली तस्वीर कितने समय में बन जाती है? आपको कई बार बताना पड़ता है, सेट है मामला, आपने ब्रीफ दी है, एक बार में बन के आ जाता है? दे दिया 80% तो बन के आ जाता है। पहले उसमें भी पेंसिलिंग आती है कि स्केच बन के आते हैं, फिर कलरिंग होती है उसकी। दिखाएंगे अगर आपके पास कोई स्केचिंग है? स्केच तो सर अब अभी नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो आएंगे हमारे पास, लेकिन मैं किताब वहाँ पे रखी हुई है, वो मुझे दिखाएं आप, तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। कैमरे पे ये जैसे सर अभी आपने देख रहे थे, ये एक लेआउट बन के आता है, यहाँ पे एक ब्रीफ लिखा होता है जैसे आपने देखा, तो इसकी पहले पेंसिलिंग बन के आती है। फिर इस पे आर्टिस्ट कलर जब हम अप्रूव कर देते हैं पेंसिल को, इस तरह का है ना, ये जैसे मान लीजिए कि आर्टिस्ट ने ये पेंसिल बना के दी पहले, फिर हम इसको अप्रूव कर देते हैं कि हाँ जी ठीक है ये, तो उसके बाद वो कलरिंग करके देते हैं, फिर हम अपने यहाँ इंटरनली सेट करते हैं। फिर आप प्रूफ रीडिंग की बात कर रहे थे सर, प्रूफ रीडिंग में फिर जो भी लिखा हुआ है उसको, क्योंकि भाषा का काम करते हैं हम, तो उसके संबंध में सबसे बड़ी बात है कि हम क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड में है, पाठ्य पुस्तकें बना रहे हैं, तो हमारी भाषा जो है मानक होनी चाहिए। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक वर्तनी जारी होती है,
जिसका हम बहुत ध्यान रखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों में, उसकी मानक वर्तनी को फॉलो किया जाता है। क्योंकि स्कूल एजुकेशन में हम नुक्ता, विसर्ग और क्या कहते हैं अनुस्वार अनुनासिक के साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ ज्ञान परंपरा है, वहाँ बेसिकली बच्चे का कंसेप्ट जनरेट हो रहा है। हमारे दफ्तर में भी कई बार होती है कि भाई दादागिरी है या दादागिरी है, या उच्चारण जो है उसके हिसाब से लिखा जाए, या कई बार भाषा में फर्क हो जाता है। तो ये तय करने के लिए आपने बताया था, उसके बारे में विस्तार से बताइए कैसे तय होता है कि मतलब तय करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास है कि हमारे शब्दकोश, और उन शब्दकोशों के लिए हमने कुछ तय शब्दकोश हमारे पास हैं, और उन शब्दकोशों के सहायता से हम वर्तनी को तय करते हैं, और मानक हिंदी वर्तनी के द्वारा जो संस्तुतियाँ दी गई हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, चल दिए हम आए और आप चल दिए। शब्दकोश लिखे। अच्छा, तो इनके पास मुझे कुछ बहुत स्केच भी दिख रहा है, मैं उस पर भी आऊँगा। जी जी जी, जैसे ये शब्दकोश है हमारे पास, इन शब्दकोशों को हम ध्यान में रखते हैं। फादर कामिल बुल्के, मैं जब ग्रेजुएशन में था तब ये किताब डिक्शनरी मेरे पास थी, और आज तक यही स्टैंडर्ड चल रहा है। हिंदी कोश, ये फादर कामिल बुल्के स्टैंडर्ड चल रहे हैं। हिंदी स्टैंडर्ड चल रहे हैं। हाँ जी, इसके सुधार भी हुआ है, कुछ सुधार भी ऐड हुआ होता है, बिल्कुल होता रहता है, संशोधित होती रहती हैं। मानक हिंदी वर्तनी अपने आप में इनसे अलग पृथक कई वर्तनियाँ इजाद करती रहती है समय समय पर। अब जैसे वृहद हिंदी कोश है, ये भी एक बहुत उत्तम कोश है, जो कि हर प्रकाशक के पास मुझे लगता है मिलता है, मिलना ही चाहिए। और अंग्रेजी हिंदी का भी हमें आवश्यकता रहती है कई बार, तो वो भी हमारे पास है, क्योंकि हम भाषा को सिर्फ प्रथम भाषा के रूप में नहीं बनाते केवल उत्तर भारत के बच्चों के लिए, हम भाषा को दक्षिण भारत के बच्चों के लिए भी बनाते हैं। तो तृतीय भाषा, द्वितीय भाषा के स्तर पर जो बच्चे समझते हैं हिंदी को, तो उनके लिए भी बनाते हैं, तो हमें अंग्रेजी की भी आवश्यकता होती है। मतलब कहने के लिए आसान है कि कक्षा तीसरी की हिंदी है, कक्षा चौथे की हिंदी है, लेकिन उसके पीछे इतना साइंस और इतना सब कुछ जुड़ा होता है, इतना दिमाग माथा पच्ची होती है। हमारे पास ऐसा होता है कि हमें शब्दों पर ही फीडबैक मिल जाते हैं कि ये शब्द वहाँ इस तरीके से लिखा हुआ था, आपने इस तरीके से लिख दिया। टीचर्स की क्वेरी होती है, पेरेंट्स की क्वेरी भी आ जाती है, बच्चे भी दुविधा की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी अपने आप में दुविधा उत्पन्न करती रहती है समय समय पर। कभी किसी तरीके से किसी शब्द को लिख देगी, कभी किसी तरीके से किसी शब्द को लिख देगी। शब्दकोश पे इन्होंने तो हमारे विभाग में है, इन्होंने डॉक्टरेट ही शब्दकोश पे की है। अच्छा, शब्दकोश में डॉक्टरेट, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर विक्रम गुप्ता। डॉक्टर साहब, क्या ये बताएंगे थोड़ा, शब्दकोश पे डॉक्टरेट? जी, शब्दकोश में ये है कि जो हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वो शब्द कौन से मानक हैं, कौन से अमानक हैं, आप कहाँ से लेते हैं, क्या उसका आधार बनाते हैं, कैसे आप अपनी बात कह रहे हैं तो उसको तर्क दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई शब्द इस्तेमाल किया और मनमानी तरीके से चला दिया, उसके लिए आप आधार देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी शब्द है किसी भी किताब में, और आपने पूछ लिया कि ये शब्द सही है गलत है, तो मैं कैसे दूंगा तर्क? मेरे पास तर्क होना चाहिए ना। तो ये है। और दूसरी बात यह है कि मैंने शब्दकोश की जो निर्माण प्रक्रिया है, या कोश बनने के पीछे क्या क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, और इसमें जो शब्द हैं वो कैसे बनते हैं, इन सब पे थीसिस है मेरी, तो मैंने सबमिट किया था। अच्छा, चूंकि आपने इसी पे पढ़ाई की है, कभी कभी देखते हैं लगातार कुछ गलत छप रहा है, दिखता तो आप मन में आता है क्या रुक के इसको फोन करूं कि क्या छाप रहे हो? हाँ, ये ऐसा होता है, लेकिन अब लोग नहीं फॉलो करते हैं मानक वर्तनी, तो कोई बात उसमें वो प्रश्न उठता नहीं है। लेकिन अगर आप जनसत्ता को, इनको नवभारत टाइम्स को पढ़ें, या फिर बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो शब्द कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, चंद्रबिंदी बिंदी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, तो फिर आप कैसे करेंगे इसको? मतलब आप मानक वर्तनी फॉलो कीजिए। चंद्रबिंदी की तो समस्या है, चंद्रबिंदी तो मीडिया में नहीं इस्तेमाल की जाती है। और हिंदी वर्तनी की मानकीकरण करके एक किताब है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की, आप उसको फॉलो कीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से बताइए कि नाम है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किताब है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय से छपी है। आप उसका प्रयोग करें, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अभी 2024 में उसका एडिशन भी आ चुका है। तो भैया, हिंदी की मात्रा में कन्फ्यूजन होती रहती है, हमें भी होती है, हम भी ऐसे ही 10 जगह पे पूछ के डिक्शनरी पढ़ के करते हैं। तो एक आसान सा इन्होंने बताया, आप उसको देखिए, काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा, हम आपकी सीट पे आए तो कुछ स्केच जैसा कुछ आपके पास? हाँ, ये स्केच नहीं है, बेसिकली ये किताब है सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज की, तो ये उसके लिए हमने दिया हुआ है। ये दरअसल वर्कशीट है, ये किताब है सेकंड लैंग्वेज की, साउथ इंडिया के लिए पढ़ाई जाती है, सक्षम के नाम से है। तो ये बन चुकी है किताब अभी फिलहाल। अच्छा, तो इसमें वर्ण है, स्वर और व्यंजन दोनों हैं, ये हमने इसमें पढ़ाया होगा। शिक्षा में जो भी चुनौतियां हैं वर्तमान की, और वर्तमान की जो संस्तुतियां हैं, चाहे वो एनसीएफ करता हो, निपुण भारत करता हो, या सतत विकास लक्ष्य जो है, तो उनको हम किस तरीके से अपनी पुस्तक में सम्मानित कर सकते हैं, वो प्रयास यहाँ पर हम सतत करते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ पेजेस पे, आप जरा विक्रम आपसे मैं कहूँगा कि थोड़ा एक बार वो पेज दिखाएं जिस पर कि सतत विकास लक्ष्य हमने इंगित किए हैं। अच्छा, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, ये सब सुनने क्या है ये? प्रथम भाषा, क्योंकि देश हमारा जो है बहुभाषी है ना, और हिंदी को जो है पूरे देश में पढ़ाया जाना है। तो अब जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है,
तो वो हिंदी को उस स्वरूप में नहीं पढ़ पाता है जिस स्वरूप में प्रथम भाषा का व्यक्ति जिसकी मातृभाषा हिंदी है वो पढ़ता है, यानी कक्षा 1 से पढ़ना शुरू कर देता है। और जो दक्षिण भारत में है वो कक्षा 6 से या उसके बाद कभी शुरुआत करते हैं। तो उनके लिए जो भाषाई स्तर रहता है कक्षाओं में जो पुस्तकों का, वो भाषा स्तर हमें सरज भी करना पड़ता है, सरल भी करना पड़ता है, और साथ में उसकी जो पेडागॉजी है, उसका जो कंटेंट एस्पेक्ट है वो बहुत एक तो उनके हिसाब से रखना पड़ता है। उसमें शब्दों का सीमा तय होती है, उसमें शब्दों की जो कठिनाई स्तर है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से उसको हम डिवाइड करते हैं। एनसीएफ ने भी प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा कर अपनी संस्तुतियाँ और पाठ्यचर्या लक्ष्य और दक्षताएं इंगित की हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। तो बार बार आप चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं जो आपके सामने आती होंगी। जब तक सर खोल रहे हैं पेज, जो आपने कहा दिल्ली में आप रहते हैं, एज अ सिटीजन दिल्ली के, आपके सामने भी तो कुछ चुनौतियां होंगी जिनसे आप रोज 2-4 होते होंगे। देखिए, मैं चुनौतियों से जिन चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं वो चुनौतियां सभी के लिए हैं। क्या है? अगर आप बात करें कि भीड़ बहुत है और अव्यवस्था बहुत है, और व्यवस्थापक जो है वो अव्यवस्था को नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं मात खाते हैं, तो वही एक कमी लगती है मुझे। बाकी तो मुझे लगता है कि मैं 80 की पैदाइश हूँ, 80 से अब तक मैंने बदलते हुए बहुत कुछ देख लिया है, और मुझे लगता है 80 वाला जो परिवेश रहा, 80 वाले जो बच्चे रहे, उन्होंने जितना बदलाव देखा है अपनी इस मतलब आयु में, पूरे 40 वर्ष का आयु हो गई है मेरी, उतना बदलाव किसी ने नहीं देखा देश को अपने आप में बदलते हुए, चाहे वो तकनीकी स्तर पर हो और वो किसी भी स्तर पर अगर आप देखें, चाहे संचार क्रांति की बात करें या चाहे यातायात साधनों की बात करें, चाहे और व्यवस्थाओं की बात करें, तो बहुत हद तक भारत उभरा है और बहुत हद तक भारत विकसित हुआ है, बढ़ा है आगे। तो दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली तो उसका प्रमुख। अच्छा, आपके ऑफिस में 80 बॉन्ड कितने लोग हैं? 80 वाले कितने लोग हैं? जरा एक बार। अधिकतम लोग 80 के ही होंगे। हाँ? मैं आपके पास आता हूँ। आप लोग ने एक जेनजी शब्द आजकल बहुत चला है, सुना है किसी ने जेनजी के बारे में? आपने सुना मैम जेनजी? नहीं जेनजी नहीं आपने? वो पीढ़ी जो 98-99 से लेकर 2009 के बीच में पैदा हुई है, और आजकल उसके ऊपर बड़े चुटकुले, बड़े मीम्स चल रहे हैं। लेकिन ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ये व्हाट्सअप नहीं पढ़ते हैं, ये किताबें पढ़ते हैं शायद, इसलिए व्हाट्सअप और फेसबुक के जो मीम्स हैं वो इन तक पहुंचे नहीं हैं। सर, भाषा, आप भी हिंदी सेक्शन से हैं? जी। आजकल सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किसी के साथ हो रहा है और प्रयोग हो रहा है तो भाषा के साथ हो रहा है। तो ये जो व्हाट्सअप की और ये जो सोशल मीडिया की भाषा है, इंस्टा की और ये सब की, कभी इससे खींच जाती है या एडॉप्ट कर रहे हैं आप? लग रहा है कि ठीक है। मैं सर यूज़ नहीं करता व्हाट्सएप और इंस्टा कुछ भी। आपका इंस्टा अकाउंट नहीं है? नहीं सर, फेसबुक वगैरह कुछ नहीं। जिंदगी पॉसिबल है ना इसके बिना? बिल्कुल। आश्चर्य, जिया जा सकता है इंस्टाग्राम और फेसबुक के बिना? देखिए इनको। सर, कब से है? कितनी क्या उम्र हो गई आपकी? मैं 44। और आपने कोई सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है? नहीं, जरूरत महसूस नहीं होती। किसी ने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं मांगा आपसे? नहीं। हम आप जो सोचते हैं कि यार छूटती नहीं है, देखो इन्होंने कभी भी। सर, एक बार फिर से अपना नाम बताइए। नितिन भारद्वाज। नितिन भारद्वाज जी आज 44 साल के हो गए हैं, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं है और खुश दिख रहे हैं, देख के लग रहा है। इससे आने से पहले भी लाइफ चलती थी और अच्छी चलती थी, और इसके साथ मुझे कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। घर में हैं लोग? हाँ, घर में है सब। तो घर वालों ने आपको अलग नहीं कर रखा है कि नहीं तुम बिरादरी से बाहर हो? नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक मैं बार बार कहूंगा, नितिन जी को देखिए, एक उदाहरण है कि बिना सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, बिना किसी डिजिटल सिग्नेचर के आप अच्छे से रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। घर में कौन कौन है सर? मदर फादर हैं, बेटी है, वाइफ है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे कौन एक्टिव है घर में? आप तो नहीं है? मैं तो नहीं हूँ, बेटी है एक्टिव और वाइफ भी है। अच्छा, तो कभी कभी वैचारिक टकराव होता है कि यार वो मोबाइल में लगे हुए हैं, आप घर? होता है कभी कभार। क्या होता है, मतलब अगर बता सके तो? बस जो आपसी हम एक दूसरे को टाइम देना चाहते हैं, उसमें कई बार कोलैप्स हो जाता है कि सपोज मेरे पास टाइम है, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, बट वो लोग बिजी है, तो वहाँ थोड़ा सा संडे या सैटरडे छुट्टी वाले दिन तो कभी कभार हो जाता है। बट उन लोगों को भी अब पता चल गया है कि थोड़ा सा टाइम फैमिली के लिए भी निकालना चाहिए। वाकई ये एक बड़ी बात है। यहाँ पे हम आए तो थे किताबों पे चर्चा करने के लिए, और किताबों से जो दूर होते जा रहे हैं उसे बहुत बड़ा योगदान सोशल मीडिया का भी माना जाता है। मैडम, आप हैं सोशल मीडिया पे? नहीं सर, ओनली व्हाट्सएप। सिर्फ व्हाट्सएप? उसमें भी ऑफिस की वजह से रहना पड़ता है? बस ओनली व्हाट्सएप। आप भी सोशल मीडिया पे नहीं है? क्या नाम है आपका? किरण मौर्य। यहाँ कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है?
या सिर्फ ये 2 अपवाद हैं हमारे पास? अच्छा, पीछे भी देखिए हनी, अपने पीछे दिखाइए सर, जिनके पास हम गए थे, जो किताबों के लिए जगह देते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे नहीं है। मतलब यहाँ काफी सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, इनका कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, उसके बावजूद जिंदा हैं और उसके बावजूद खुश हैं। क्योंकि हम तो ये मान रहे थे कि आपको अगर मन करे दुनिया से विरक्ति लेने का, सोशल मीडिया से हट जाइए। मैम, कैसी लाइफ है बिना सोशल मीडिया के? सर ठीक है, ठीक है, दिन कोई कैसे इशू नहीं कटता है, अच्छा करता है। घर में कौन कौन है? डॉटर है, मदर फादर है। और कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। डॉटर है, डॉटर इंस्टा पे है। वो है। इंस्टा देखा है आपने? पता है क्या होता है उस पे? पता है कि क्या होता है, वो पता है। अच्छा, क्या होता है वैसे इंस्टा पे? मतलब वही कुछ रील्स वगैरह देखती रहती है डॉटर, ये पता है। कुछ और भी चीज़ें, गर्ल्स है जैसे नेल आर्ट, ये सब चीज़ें उसको पसंद है, वही सब देखती रहती है। तो आजकल तो महिलाओं में रील बनाने का बड़ा, वैसे पुरुषों में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा है। तो कभी मन नहीं करता कि यार एक बार मैं भी बना लूं? नहीं, ऐसा नहीं करा कभी। कभी बेटी ने भी नहीं कहा कि बना लो नहीं मम्मा आज? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये एक अपने आप में आश्चर्य की बात है। मतलब ये 2 लोग और 3 लोग आपके सामने उदाहरण है कि बिना सोशल मीडिया के भी, वैसे भी किताबें हैं, किताबें पढ़िए और किताबों के साथ रहिए। चलिए ऋषि जी, आप जल्दी से हमें जो है बचे हुए सेक्शन भी दिखा दीजिए, क्योंकि वक्त भी हो रहा है। और तो किताब आई, लेआउटिंग हुई, हाँ, आर्ट बना, पीडीएफ रेडी हुई। अब प्रिंट रेडी पीडीएफ कहाँ जाती है, मैं वहाँ लेके चल रहा हूँ। तो पहले जब पीडीएफ रेडी हो गई हमारी, हाँ, तो ये हमारा आफ्टर प्रोडक्शन, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है, वो ये है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश। तो आप क्या करते हैं किताब में, आपकी क्या भूमिका होती है? सर हमारी ये होती है कि मेन हमें फाइनल इनपुट जो मिलता है, हमें वो प्रिंटिंग प्रेस को देना होता है। वहाँ से हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है, और वहाँ से हमें से कोऑर्डिनेशन करके जो भी फाइनल जो रिक्वायरमेंट है वो हमें वेयर हाउस तक पहुँचानी होती है। तो कितनी किताब छपेगी, कितने पीस छपनी है, ये सब आप तय करते हैं? नहीं, ये हमारे लिए इन्वेंट्री टीम है, वो डिसाइड करती है। वो हमें जो भी ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करती है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंट कराते हैं। आप ऑर्डर देते हैं कि इतनी किताबें छपनी है, वो हम प्रिंटिंग प्रेस को देते हैं। तो एक साहब दिख रहे हैं जो मुझे बताया गया है कि आईटी का काम संभालते हैं। किताब प्रिंट में हार्ड कॉपी और आईटी दोनों अलग अलग चीज है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मुनिंदर कुमार झा। मुनिंदर जी, किताबों की दुनिया में आईटी क्या? अरे सर, आईटी, विदाउट आईटी तो आजकल कुछ कर ही नहीं सकते हैं। किताब जब जैसे ही कुछ भी हम काम करते हैं, विदाउट, पहले हम आईटी से ही प्रूफ रीडिंग होता है, डिजाइनिंग होता है, उसके बाद सेल्स में परफॉर्मेंस होता है आईटी का, सीआरएम यूज करते हैं, ईआरपी यूज करते हैं। हर एक आदमी के पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर देना जरूरी होता है आज के युग में। ये सारा काम आप देखते हैं और सब कुछ सही चलता रहा, ये भी आप देखते हैं। चलिए, हमने आज ऑफिस वालों का बहुत समय ले लिया। ये सब दिल्ली वाले हैं, कुछ दिल्ली के आसपास एनसीआर के जिलों में भी रहते हैं। हो सकता है कुछ वोटर ना हो इसमें से, कुछ वोटर हों, लेकिन जो सरकार फैसले लेती है उन सबका असर इन सब के ऊपर भी पड़ता है। दिल्ली सरकार जो फैसले लेगी उसका असर इनके ऊपर भी पड़ेगा। सो ये सब बातें अलग से होती रहेंगी, मगर किताब जो है वो लेखक की कलम से लेकर आपके घर तक का सफर कैसे तय करती है और उसके बीच में कितने पड़ाव होते हैं, वो सब आज हमने जाना है। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, कैमरे के पीछे हनी है, आप लल्लन टॉप देख रहे हैं और आपको यहाँ और भी ऐसी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल इतना ही।